प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप बड़ी शंकाय श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर के अंतर्गत संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा मैं आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के 6 प्रश्न पत्र हैं, उसमें से जो कस्टम यानी कि जो लास्ट पेपर है उस पेपर का नाम है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियाँ, इसको पद्धतियाँ भी कहा जाता है। मुद्रा क्या है? मुद्रा की कब उत्पत्ति हुई, कैसे मुद्रा का विकास हुआ, इसको शुरू करने के पहले हम मुद्रा की उत्पत्ति कब हुई, इसका विकास कैसे हुआ यानी कि उदय कैसे हुआ, तो इसको हम व्यवसाय शब्द से शुरू कर रहा हूँ। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। जो वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसको हम विनिमय के रूप में भी कहते हैं। विनिमय और उसका हस्तांतरण भी किया जाता है। इसको हम एक तरह से व्यवसाय कहते हैं। लेकिन जो व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय विनिमय एवं हस्तांतरण के रूप में किया जाता है, यही विनिमय जो है, इसी विनिमय को ध्यान में रखते हुए मुद्रा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में हमारे देश के, हमारे पूरे विश्व के विद्वानों ने अपना सोच विकसित किया। उस सोच के हमारे विद्वानों को सोच के अंतर्गत ये कहा गया कि मुद्रा की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसको ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी, उसी सभ्यताओं के ज्ञान के माध्यम से हमारे विद्वानों ने लोगों की आवश्यकताओं की महसूस की, सभ्यताओं को देखते हुए लोगों की आवश्यकताओं को महसूस की। लोगों की अपनी जो आवश्यकताएं जो थी वह स्वयं लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, क्योंकि आवश्यकताएं लिमिटेड थी, बहुत कम थी। धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसमें जब बढ़ती गई तो किस तरह से वस्तुओं और सेवाओं का परिणाम को निकाला जाए, उस परिणाम को निकालने के लिए यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को एक दूसरे के परिणाम को निकालने के लिए, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की जो निर्भरता पर मानव जो निर्भरता पर हो गया, उस निर्भरता को ध्यान में देखते हुए ये महसूस किया गया कि इनकी प्रारंभिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। तो प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का उदय हुआ, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अब आगे चीज़ है, जब वस्तु विनिमय प्रणाली का जब उदय हुआ तो उसको उदय तो हो गया, इसको विकसित तो कर दिया गया, लेकिन उसमें धीरे धीरे कठिनाइयाँ जो है उत्पन्न होने लगी। जैसे किस प्रकार की? दोहरे संयोग की कठिनाइयाँ होने लगी। मूल्य के सर्वमान विभाजन की कठिनाइयाँ सामने आने लगी, विभाजन की कठिनाइयाँ सामने आने लगी, सामानों को वितरण की कठिनाइयाँ आने लगी, यानी कि उनको दूर करने के लिए एक आवश्यकता महसूस की गई, जो कि यह सर्वमान्य भी है। इसी क्रम में मुद्रा का जन्म हुआ माना जाता है।
फिर आगे ये कहा जा रहा है कि मनी जो शब्द है MONEY, मनी शब्द जिसको वर्ड कहा जाता है, मनी वर्ड की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लैटिन भाषा के मोनेटा से माना जाता है। लैटिन भाषा के मोनेटा से माना जाता है, यानी कि मोनेटा शब्द से ही मनी की उत्पत्ति माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि मोनेटा शब्द जो है इसकी ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति जो हुई थी वह इटली एक देश है। उस इटली देश में एक रोम नामक प्लेस है, एक रोम स्थान है। उस रोम नामक स्थान पर एक जूनो देवी का मंदिर है, तो इसलिए उस मोनेटा को जूनो देवी का दूसरा नाम के रूप में भी कहा जाता है। उस इटली देश के मोनेटा, अरे तो उस इटली देश के रोम नामक प्लेस पर जो जूनो देवी का मंदिर है, उसी जूनो देवी के मंदिर में सर्वप्रथम जो है सिक्कों की ढलाई की गई थी। तभी से ये माना जाता है कि यानी कि मुद्रा की उत्पत्ति हो गई। उस जूनो देवी को बाद में स्वर्ग की देवी भी कहा जाने लगा, स्वर्ग का मंदिर भी कहा जाने लगा। यानी कि उस रोम देवी के मंदिर में जब सिक्कों की ढलाई हुई थी तो उसी को देखते हुए यानी कि मुद्रा बनाने के कारण जिस व्यक्ति को यह प्राप्त होता था उसको ये कहा जाता था, जब मतलब जूनो देवी के मंदिर में यानी कि सिक्कों की ढलाई हो गई तो जिस ढलाई होने के बाद जिस व्यक्ति को प्राप्त होता था वह व्यक्ति अपने आप को स्वर्ग महसूस करता था कि हमने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। यानी कि स्वर्ग के मतलब क्या, आनंद को फील करता था, आनंद को महसूस करता था। अतः ऐसा समझा जाता है कि मोनेटा शब्द से ही मनी यानी कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई। मनी शब्द की खोज पर सर्च होता रहा, अनुसंधान होती रही। कुछ समय बाद कुछ विद्वानों ने मनी यानी कि मोनेटा शब्द से जो ओरिजिन माना गया, कुछ विद्वानों ने उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार न करते हुए कुछ विद्वानों का अपना ओपिनियन था कि मनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो पिकुनिया शब्द से हुई है। पिकुनिया शब्द से हुई है और पिकुनिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो पेकस से हुआ है। पेकस शब्द से हुआ है और इन सब का अर्थ जो होता है पशु संपत्ति से होता है, जिसको लिव स्टॉक कहा जाता है, जिसको लिव स्टॉक के रूप में माना जाता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्वानों का कहना सही माना जा सकता है। क्यों सही माना जा सकता है कि इटली देश के रोम नामक प्लेस पर सबसे पहले जो था पशुओं को ही मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो हमारे कुछ विद्वानों ने यानी कि उसी लिव स्टॉक यानी कि पशु संपत्ति के ही रूप में यानी कि जानवरों के ही रूप में मुद्रा को स्वीकार किया। इसलिए आज भी मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, कब हुई, आज हमारे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के विद्वानों में यह मतभेद बना हुआ है कि मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कब माना जाए, किस तरह से इसका विकास हुआ और कहाँ पर सर्वप्रथम किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई। आज भी यह विवाद का विषय बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब यह विवादित वस्तु है, उसके बावजूद भी मुद्रा का एक महत्व के रूप में ये कहा जाता है, यानी कि मीनिंग ऑफ मनी, मुद्रा जो किसी वस्तु के विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है या विनिमय के रूप में कार्य करती है। जब किसी क्रेता को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वह विक्रेता से उस वस्तु को क्रय करता है और उसके बदले में यानी कि उस वस्तु के बदले में जो वैल्यू यानी कि उस वस्तु के मूल्य के बराबर में मूल्य को यानी भुगतान करता है, तो उसको भी मुद्रा के ही रूप में कहा जाता है। यानी कि हमने ये कहा कि किसी
व्यक्ति किसी क्रेता को किसी क्रय की आवश्यकता होती है तो वह विक्रेता के पास जाता है और विक्रेता से उस वस्तु को क्रय करता है और क्रय के बदले में उस वस्तु के मूल्य के बराबर जब मुद्रा का भुगतान करता है तो इसको भी हम मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा क्या है, अब इससे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जो मुद्रा हमारे विद्वानों ने मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस रूप में हुई, उसको जोड़ते हुए मुद्रा आज की एक विनिमय प्रणाली का सशक्त माध्यम है। मुद्रा एक विनिमय प्रणाली का सशक्त माध्यम है, यानी कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। मुद्रा किसी वस्तु या सेवा का मूल्य आंकने या मापने का भी कार्य करता है। इस कारण मुद्रा से व्यक्ति को किसी वस्तु या सेवा के मूल्य के निर्धारण करने में सहायता मिलती है और वह उसी मूल्य के अनुसार अपना निर्णय देता है। मुद्रा की कोई सर्वमान्य इकाई नहीं है, अतः हर क्षेत्र में मुद्रा को अलग अलग रूपों में पहचाना जाता है। यानी कि यह कह ले कि हर क्षेत्र की मुद्रा जो होती है वह अलग अलग होती है। आज के वर्तमान समय में कुछ विद्वान जो है यानी कि मुद्रा को जो है यानी कि एक सील के रूप में, एक मुहर के रूप में, एक चिन्ह के रूप में भी उसको मापने का कार्य किया है। तो इस तरह से मुद्रा की उत्पत्ति कब हुई, मुद्रा क्या है। अब उसके बाद से आता है कि डिफिनेशन ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की परिभाषाएं। तो मुद्रा की परिभाषा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रकृति के आधार पर होती है और दूसरा जो होता है वह अर्थशास्त्रियों के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर जो मुद्रा को परिभाषा को परिभाषित की गई है वह भी निम्नलिखित है। अब उसमें सर्वप्रथम जो आता है वर्णात्मक अथवा कार्यात्मक परिभाषा। यानी कि वर्णात्मक अथवा कार्यात्मक परिभाषा के मतलब क्या कि यानी कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करना, इसलिए उसको वर्णात्मक या कार्यात्मक मुद्रा कहते हैं। यानी कि मुद्रा के कार्यों का वर्णन करना, इसलिए उसको वर्णात्मक अथवा कार्यात्मक मुद्रा कहते हैं। तो वर्णात्मक अथवा कार्यात्मक मुद्रा भी जो होती हैं और वह निम्न होती है। अब निम्न के अनुसार सर्वप्रथम पहला जो है अकॉर्डिंग टू कॉलबोन, यानी कि कॉलबोन की परिभाषा। अब कॉलबोन की परिभाषा के अंतर्गत मुद्रा वह है जो मूल्य मापक का कार्य करे और साथ ही वह भुगतान का साधन है। यानी कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक का कार्य करे और साधन का कार्य करे, यानी कि उसको मापने का भी काम करे और साथ साथ एक साधन के रूप में भी उसको व्यक्त किया जाता है। तो कॉलबोन साहब ने मुद्रा को इस रूप में परिभाषित किया। फिर एक दूसरा विद्वान जो थे हार्टले विदर्श ने जो थे यानी कि मुद्रा को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर ले। यह हार्टले, इसको जो कहा जाता है हार्टले विदर्श के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि एक प्रकार से उसको एक्सचेंज करने, यानी कि उसको मूल्य के मापन के रूप में उसको जो है विनिमय करने का काम करे। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रोफेसर थॉमस के अनुसार, ये सेकेंड डिफिनेशन था। थर्ड जो होता है प्रोफेसर थॉमस के अनुसार, और प्रोफेसर थॉमस ने भी मुद्रा की परिभाषाओं को उन्होंने परिभाषित किया कि मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। आर्थिक लक्ष्य की यानी कि प्राप्ति का साधन है, अर्थात दूसरे शब्दों में यानी कि
वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य के रूप में माप करके उसको भुगतान किया जाता है, उसी को यानी कि प्रोफेसर थॉमस साहब ने कहा कि मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य के मापन यानी कि मापन का एक साधन है। उसी तरह से अगला दूसरा परिभाषा जो होता है वो लीगल डिफिनेशन जो होता है उसको वैधानिक परिभाषाएं कही जाती हैं। वैधानिक परिभाषाएं का मीनिंग क्या है? जो कि देश की सरकार के द्वारा समय समय पर परिवर्तन करके और सरकार के द्वारा जो परिभाषाओं को निर्धारित किया जाता है उसको हम लीगल डिफिनेशन कहते हैं। इस लीगल डिफिनेशन के अंतर्गत प्रोफेसर नैप साहब ने एक अपना डिफिनेशन प्रोफेसर नैप ने अपना डिफिनेशन दिया। उस डिफिनेशन के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित की जाती है, जो राज्य के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित की जाती है उसको जो है मुद्रा कही जाती है। अब यहाँ पर राज्य का नाम दिया गया, इसलिए राज्य का नाम दिया गया है कि पहले जो था उस समय में देश कई राजाओं के रूप में विभाजित था, इसलिए राज्य के रूप में यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु जो भारत सरकार के द्वारा यानी कि देश के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित किया गया है वह उस वस्तु को हम मुद्रा कहने का काम करते हैं। अब तो ये सेकंड डिफिनेशन हुआ। थर्ड डिफिनेशन आता है आपका थर्ड डिफिनेशन की यानी कि सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं। अब सामान्य स्वीकृति के आधार पर परिभाषाएं क्या है? जो यानी कि मुद्रा की सर्वमान यानी कि पूरे देश के हमारे जितने भी नागरिक हो वह जिस वस्तु को यानी कि सर्व मान्य के रूप में यानी कि मुद्रा की सामान्य स्वीकृति सर्वमान रूप से यानी कि देश की पूरी नागरिक यानी कि उसको देने का काम करती है, इसलिए इसको सामान्य स्वीकृति आधारित परिभाषाएं कहा जाता है। इस परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं को परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत पहला परिभाषा जो है वो सेलिंगमैन की परिभाषा आती है। सेलिंगमैन की परिभाषा के अंतर्गत मुद्रा वह है, सेलिंगमैन की परिभाषा प्रोफेसर सेलिंगमैन साहब ने कहा कि मुद्रा वह है जो सर्वग्राहिता के रूप में स्वीकार किया गया है। मुद्रा वह है जो सर्वग्राहिता के रूप में स्वीकार किया जाता हो। उसके बाद दूसरे यानी कि प्रोफेसर क्राउथर ने भी अपनी परिभाषा को दिया कि मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता हो। यानी कि जब तक उसको विनिमय के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जा सकता उसको मुद्रा नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसी रूप में क्राउथर ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता हो, यानी कि उससे यानी कि मूल्य मापन का भी कार्य किया जा सके और उसका संचय का भी कार्य किया जा सके, इसलिए वह विनिमय के माध्यम के रूप में होना चाहिए। दूसरा आता है अर्थशास्त्रियों पर आधारित परिभाषा। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार आधारित परिभाषा के अंतर्गत कोई जो है किसी अर्थशास्त्र ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो थे अपनी अपनी परिभाषाओं को उन्होंने परिभाषित करने का काम किया। इसके अंतर्गत जो पहला परिभाषा जो होती है फर्स्ट परिभाषा परंपरावादी, फर्स्ट परिभाषा जो है परंपरावादी विचारधारा या दृष्टिकोण भी इसको कहा जाता है। यानी कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई उसके अंतर्गत पहला ये परिभाषा है कि परंपरावादी विचारधारा या परंपरावादी दृष्टिकोण। अब परंपरावादी दृष्टिकोण ये कहा जाता है कि एक प्रोफेसर हिक्स थे। प्रोफेसर हिक्स साहब ने अपनी विचारधारा को, अपनी विचारों को
अपने व्यू को परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत दिया और उन्होंने कहा कि कोई वस्तु जो वह मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा सके, कोई भी वस्तु जो वह मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जा सके वह मुद्रा है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि अभी हम डिफिनेशन को बताते समय ये हमने बताया था कि एक हार्टले विदर्स का डिफिनेशन है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। उसी के बेस पर यानी कि प्रोफेसर हिक्स साहब ने जो थे वह क्लासिकल यानी कि परंपरावादी परिभाषा यानी कि विचारधारा यानी कि दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रोफेसर हिक्स ने भी यानी कि वही डिफिनेशन दिया जो हार्टले विदर्स साहब ने दिया। हार्टले विदर्स साहब ने यही कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी कि प्रोफेसर हिक्स भी इस अपने क्लासिकल डिफिनेशन यानी कि परंपरावादी विचारधारा दृष्टिकोण के अंतर्गत वह भी परिभाषाएं दिया। उन्होंने यही कहा कि कोई भी वस्तु जो मुद्रा की तरह प्रयोग किया जा सके, यानी कि यही बात है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यानी कि मनी इज व्हाट मनी डज कहा जाता है। अब इन्होंने थोड़ा इसको परंपरावादी विचारधारा के रूप में, दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया कि मनी क्या है। इसके अंतर्गत उन्होंने इसको एक अलग तरीका से जो है इसको डिफाइन किया। अब किस तरह से डिफाइन किया परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत प्रोफेसर हिक्स ने कि यानी कि नोट प्लस सिक्के, नोट प्लस सिक्के यानी कि नोट सिक्के यानी कि एक तरह से इन दोनों को जो है एक करेंसी के रूप में प्रतिपादित किया। इन दोनों को एक करेंसी के रूप में प्रतिपादित करते हुए और एक और इन्होंने चीज दिया इसके अंतर्गत कि बैंक डिपॉजिट को दिया। ये तो फर्स्ट बात थी। सेकंड जो बात था वह बैंक डिपॉजिट था। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट को बताने के यानी कि परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत प्रोफेसर हिक्स ने यानी कि हार्टले विदर्स के डिफिनेशन के ही आधार पर अपनी डिफिनेशन को दिया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। बट थोड़ा उसको उन्होंने डिफाइन किया कि यानी कि परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत मनी क्या है, मुद्रा क्या है। तो उन्होंने नोट प्लस सिक्के यानी कि इसको एक के रूप में कहा, यह करेंसी के रूप में, प्लस बैंक डिपॉजिट के रूप में उन्होंने डिफाइन किया। अब यहाँ पर बैंक डिपॉजिट क्या है? अब बैंक डिपॉजिट के मतलब यह है कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट को ही बैंक डिपॉजिट कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट यानी कि किसी भी समय विदाउट डिले, विदाउट लेट का, विदाउट देरी का जो है यानी कि विलंब का चेकों के द्वारा यानी कि चेकों के द्वारा उसका भुगतान करना। यानी कि माने चेकों के भुगतान का मतलब क्या? चेकों के द्वारा निकालना। यानी कि बैंक डिपॉजिट के अंतर्गत प्रोफेसर हिक्स साहब ने कहा कि यानी कि चेकों के माध्यम से बिना किसी विलंब से यानी कि उसको निकालना, यानी कि निकाला जा सके। इसलिए यानी कि प्रोफेसर हिक्स साहब ने क्लासिकल व्यू के अंतर्गत यानी कि परंपरा विचारधारा के अंतर्गत या परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इन्होंने नोट प्लस सिक्कों को करेंसी के रूप में कहा। दूसरा बैंक डिपॉजिट कहा यानी कि बैंक जमा कहा। बैंक जमा को इसलिए हम इस रूप में कहते हैं कि यानी कि विदाउट माने बिना किसी विलंब के चेकों के माध्यम से निकालना बैंक डिपॉजिट कहा जाता है। तो इन्होंने फिर इन दोनों को जोड़ करके कहा कि मुद्रा बराबर जो होता है वह करेंसी होता है और प्लस जो होता है वह मांग जमा होता है। मांग जमा होता है, जो कि हम मांग जमा को बैंक डिपॉजिट के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया। तो यानी कि परंपरावादी विचारधारा के अंतर्गत प्रोफेसर हिक्स साहब ने यानी कि मनी को डिफाइन करते हुए जो है यानी कि मुद्रा इज इक्वल टू करेंसी प्लस मांग जमा को इन्होंने परिभाषित करने का काम किया, जिसको इंग्लिश में इसको कहा जाता है करेंसी कहा जाता है, इसको मनी कहा जाता है। मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस जो होता है इसको डिमांड डिपॉजिट के रूप में कहा जाता है। अब उसके बाद से एक दूसरा अप्रोच आता है, एक दूसरा दृष्टिकोण आता है जिसको शिकागो दृष्टिकोण कहा जाता है।
अब शिकागो दृष्टिकोण के अंतर्गत शिकागो दृष्टि का प्रतिपादन जो थे वह शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, यानी कि वह एक प्रकार के नोबल पुरस्कार विजेता भी थे। उनका पूरा नाम जो था प्रोफेसर फ्रीडमैन जी थे। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने यानी कि मुद्रा को परिभाषित करते हुए अपनी विचारधारा को दिया। उनके प्रोफेसर फ्रीडमैन की विचारधारा का नाम जो था वो शिकागो दृष्टिकोण रखा गया। और शिकागो दृष्टिकोण के अंतर्गत यानी कि प्रोफेसर फ्रीडमैन साहब ने यानी कि हिक्स साहब ने जो डिफिनेशंस को दिया परंपरावादी विचारधारा, इस परंपरावादी विचारधारा को देखते हुए यानी कि प्रोफेसर फ्रीडमैन साहब ने शिकागो विचारधारा के अंतर्गत इस यानी कि मुद्रा बराबर करेंसी प्लस मांग जमा को जो है इसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने का काम किया, इसको जो है थोड़ा बढ़ाने का काम किया। और किस रूप में बढ़ाने का काम किया कि मुद्रा तो है ही है, मुद्रा इक्वल टू करेंसी प्लस मांग जमा, और प्लस जो था उन्होंने टाइम डिपॉजिट को काम कर दिया, यानी कि जिसको हम सावधि जमा कहते हैं। सावधि जमा के रूप में इन्होंने प्रोफेसर हिक्स के यानी कि क्लासिकल यानी कि आपका परंपरावादी विचारधारा को बढ़ाते हुए फ्रीडमैन साहब ने शिकागो विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने यानी कि मुद्रा को थोड़ा इम्प्रूव किया, थोड़ा बहुत इंक्रीज किया, थोड़ा बढ़ाने का काम किया कि मुद्रा क्या है, मुद्रा में जो है करेंसी होती है प्लस मांग जमा होता है प्लस सावधि जमा होता है। तो अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में बताया कि मुद्रा को जो डिफाइन किया गया करेंसी यानी कि नोट प्लस सिक्के के रूप में किया गया, और प्लस जो है मांग जमा यानी कि मांग जमा को बैंक डिपॉजिट कहा जाता है। विदाउट डिले यानी कि बिना विलंब के जो है चेकों के द्वारा यानी कि उसको निकालना यानी कि मुद्रा को निकालने के रूप में मांग जमा कहा जाता है। इसमें जो तीसरा जो प्रोफेसर फ्रीडमैन साहब ने शिकागो विचारधारा के अंतर्गत जो वर्ड को इन्होंने बढ़ाया सावधि जमा, तो सावधि जमा को नकद मुद्रा के रूप में, सावधि जमा किसे कहते हैं, व्हाट इज यानी कि टाइम डिपॉजिट, यानी कि सावधि जमा में नकद मुद्रा यानी कि बिना किसी हानि की, बिना किसी हानि की, हानि मतलब लॉस की, बिना किसी अशुभता तथा बिना विलंब के यानी कि उसको जो है यानी कि किसी जैसे चेक को जो है, जैसे इसमें इन्होंने कहा कि चेक से जो है यानी कि उसको बिना डिले विदाउट लेट का यानी कि बिना विलंब का यानी कि निकाल लेना। तो यानी कि प्रोफेसर फ्रीडमैन साहब ने अपने सावधि जमा के अंतर्गत ये कहा कि सावधि जमा को नकद मुद्रा के रूप में बिना किसी लॉस के, बिना किसी असुविधा के तथा बिना विलंब के रूप में बदल देना, यानी कि एक चेक को यानी कि नकद मुद्रा के रूप में बदलना। इस तरह से जो थे यानी कि प्रोफेसर फ्रीडमैन साहब ने यानी कि प्रोफेसर हिक्स के परिभाषाओं को देखते हुए इसको जो है बढ़ाने का काम किया। तो मुद्रा इक्वल टू करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा के रूप में इसका जो है प्रतिपादन किया गया। थर्ड बात आती है गुर्ले एंड शॉ विचारधारा। ये गुर्ले एंड शॉ ये स्वयं ही इनके अपने नाम से ही, यह भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं। गुर्ले एंड शॉ अपने नाम से ही इस परिभाषा को, अपने नाम से ही दृष्टिकोण यानी कि विचारधारा को दिया और अपने नाम और दृष्टिकोण के ही रूप में ही यानी कि मुद्रा को परिभाषित करने का काम किया। तो मुद्रा को परिभाषित करते हुए गुर्ले और शॉ साहब ने इसी यानी कि प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर फ्रीडमैन की डिफिनेशन को स्टडी किया, और डिफिनेशन को स्टडी करते हुए उन्होंने भी इसी डिफिनेशन को देने का काम किया कि मुद्रा इज इक्वल टू करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा। और इसमें इन्होंने बढ़ाया कि प्लस, इसमें आगे इन्होंने बढ़ाया प्लस के रूप में कि जिसको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कहा जाता है। इसको गैर बैंकिंग
वित्तीय मध्यस्थ के रूप में इन्होंने प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर जो है फ्रीडमैन के जो है मुद्रा की परिभाषाओं को देखते हुए इसको इंक्रीज करने का काम किया। तो इसमें अभी आपको जो है पहले प्रोफेसर हिक्स और प्रोफेसर फ्रीडमैन की परिभाषाओं को जो उल्लेख किया कि मुद्रा बराबर करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा होता है, और गुर्ले और शाह साहब ने इसको इंक्रीज करते हुए, इसको बढ़ाते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ। अब गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ क्या है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ उसको कहा जाता है जैसे जो ऋण पत्र होता है उसको भी मुद्रा के रूप में शामिल किया जाता है, जो शेयर्स होते हैं उसको भी मुद्रा के रूप में शामिल किया जाता है, जो बॉन्ड्स जो होते हैं उसको भी मुद्रा के रूप में सम्मिलित किया जाता है, जो बचत जमा के मतलब जैसे मान लीजिए कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट करने का काम करते हैं, किसान विकास पत्र होता है, इंदिरा विकास पत्र होता है, या इसके अलावा विभिन्न बैंकों ने विभिन्न प्रकार के विकास पत्रों को विकसित करने का काम किया हुआ है, वो उसके द्वारा जो इन सभी चीज़ों को जो है यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के अंतर्गत यानी कि शामिल किया जाता है। तो गुर्ले एंड शाह साहब ने अपनी विचारधाराओं के अंतर्गत मुद्रा इक्वल टू करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ को शामिल किया है। उसके अलावा एक और भी डिफिनेशन दिया गया है, उसके अलावा एक और डिफिनेशन भी दिया गया है, सेंट्रल बैंकिंग और रेडक्लिफ और रेडक्लिफ अप्रोच, यानी कि केंद्रीय बैंकिंग, मतलब मुख्यतः इसका नाम है, इस विचारधारा का नाम है केंद्रीय बैंकिंग। तो केंद्रीय बैंकिंग को जो है किसने जो है मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया था? तो उसका नाम है प्रोफेसर रेडक्लिफ ने। तो प्रोफेसर रेडक्लिफ साहब ने भी अपने मुद्रा को देखते हुए अपनी परिभाषाओं को देने का काम किया। तो परिभाषाओं में सबसे पहले प्रोफेसर रेडक्लिफ साहब ने प्रोफेसर हिक्स साहब की परिभाषाओं का अध्ययन किया। उसके बाद से जो था प्रोफेसर जो है फ्रीडमैन की परिभाषाओं को जो है उसने अध्ययन किया। उसके बाद तीसरे स्थान पर गुर्ले एंड शाह के डिफिनेशन को परिभाषित किया, देखा, स्टडी किया, और देखते हुए यानी कि हिक्स, फ्रीडमैन एंड गुर्ले और शाह के डिफिनेशन को अध्ययन करते हुए, उसको देखते हुए अपनी भी परिभाषा को प्रतिपादित किया, जिसमें से मुद्रा इज इक्वल टू करेंसी प्लस मांग जमा प्लस सावधि जमा प्लस जो था गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ प्लस इसको आगे ये बढ़ाने का इन्होंने काम किया। तो इसको बढ़ाते हुए उन्होंने असंगठित क्षेत्रों की साख, असंगठित क्षेत्रों की साख, असंगठित क्षेत्रों की साख। अब असंगठित क्षेत्रों की साख के अंतर्गत क्या, यानी कि आपके जिसको क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कही जा रही है, तो यानी कि असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत जो भी बातों को सम्मिलित किया गया उसको जो है इन्होंने रखते हुए यानी कि मुद्राओं को परिभाषित करने का काम किया। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये बताने का प्रयास किया, कोशिश किया कि मुद्रा क्या है, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी परिभाषाएं क्या है। अब इसके अगले हम यानी कि जब एपिसोड चलेगा तो उस एपिसोड में आपको यानी कि मुद्रा के कार्य क्या हैं उससे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।